Yes, ma'am. Hello students, how are you? Hello, ma'am. We are Hello, ma'am. fine, We ma'am. are fine, ma'am. What about you? I'm also fine and you are most welcome in this class. And today we are going to discuss the establishment of Delhi Sultanate. और इसमें हमें क्या पढ़ना है, हिंटरलैंड टू गैरिसन टाउन, यानी कि जो हिंटरलैंड से गैरिसन टाउन बनाने तक का जो सफर था वो कैसे कंप्लीट हुआ, और इसके लिए दिल्ली सल्तनत के जो राजा थे, जो रूलर्स थे, उन्होंने क्या क्या किया है। Did anybody have any doubt related to any last classes? No, ma'am. तो जो लास्ट क्लास में हमने एंड उससे जो पिछली क्लासेस में जितने भी टॉपिक्स पढ़े आप सभी को समझ आ गया ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, तो चलिए आज हमें पढ़ना है हिंटरलैंड टू गैरिसन टाउन। तो ये जो हमारे दिल्ली सल्तनत के जो ये जो अंपायर था और जो दिल्ली सल्तनत के रूलर हैं, इन्होंने इस टाउन को कैसे स्टैब्लिश किया, क्या क्या प्रोसेस थी और इसके लिए इन्हें क्या क्या करना पड़ा। तो अभी हमने पढ़ा था कि गैरिसन टाउन, लास्ट क्लास में हम सभी ने डिस्कस किया था कि गैरिसन टाउन को स्टैब्लिश करना बहुत इनके सामने एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी थी, क्योंकि गैरिसन टाउन को इसको स्प्रेड करने में, इसको फैलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। और वो कौन कौन सी थी? ये बहुत सारी प्रॉब्लम है। यस, मुस्कान आप बताइए बेटा, गैरिसन टाउन को स्टैब्लिश करने में किस किस टाइप की प्रॉब्लम आ रही थी? Ma'am, the garrison towns were challenged by the Mongol invasions from Afghanistan, and there the and in the garrison's town, the soldiers get the training. वेरी गुड। तो बेटा जो गैरिसन टाउन है, सबसे पहले ये शुरुआत होता है हिंटरलैंड से। तो यानी हिंटरलैंड ये हम फिलहाल लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। हिंटरलैंड ऑफ द सिटी एंड वर देयर फॉर डिपेंड अपॉन ट्रेड। तो जो सुल्तान थे सेल्डम कंट्रोल द हिंटरलैंड। सबसे पहले इन्होंने जहाँ जो दिल्ली सल्तनत थी, इसके हिंटरलैंड यानी कि जो इंटरनल फ्रंटियर्स हैं, मतलब उस पूरे अंपायर के जो मतलब सबसे अंदर का पार्ट होता है, दैट मीन्स कि भीतरी इलाका, सबसे पहले इन्होंने वहां पर कंट्रोल किया और वहीं पर इन्होंने आर्मी शुरू की थी। और यहाँ पर आर्मी शुरू इसलिए की गई थी ताकि जो सेंटर एरिया है वो अटैक से बचा रहेगा, क्योंकि अगर कोई भी अटैक होता है, बाहर से कोई भी इन्वेडर आते हैं, अगर उनका इन्वेडर होता है, इन्वेंशन होता है उनका, तो वो सबसे पहले बाहर की सीमाओं पे होता है, अंदर वाली सीमाओं पे अटैक नहीं होता। और इसीलिए ये जो हिंटरलैंड है, दैट मीन्स की जो आंतरिक प्रदेश है, ये यहाँ पर गैरिसन टाउन को सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। चलिए, तो अब हमें ये पढ़ना है कि गैरिसन टाउन को स्टैब्लिश करने के लिए दिल्ली सल्तनत के अंपायर ने क्या क्या किया था। तो अभी हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, ये जो कंसोलिडेशन मतलब कंसोलिडेशन है, ये नियंत्रण था जो इसका गैरिसन टाउन को लेकर के, इस अंपायर पे जो नियंत्रण था, मतलब दैट मीन्स की जो दिल्ली सल्तनत का अंपायर है, ये गयासुद्दीन बलबन एंड अलाउद्दीन खलजी के टाइम पे तो उतना ज्यादा नहीं फैला, लेकिन मोहम्मद तुगलक के आते आते ये अंपायर बहुत ज्यादा दूर तक फैल गया। तो फिलहाल इसका सबसे पॉपुलर, जो दिल्ली सल्तनत का सबसे पॉपुलर अंपायर है, वो है मोहम्मद तुगलक। एंड इसने ही बहुत सारी ऐसी चीजें भी बनवाई हैं हम, जो दिल्ली में आज भी सेम उसी पोजीशन में है। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, गैरिसन टाउन को स्टैब्लिश करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए, द फर्स्ट एक्ट ऑफ कंपेरिजन अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर of the Sultanate aimed at consolidating the hinterlands of the garrison town। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, इंटरनल फ्रंटियर यानी कि अभी जो हिंटरलैंड के लिए जो वर्ड यूज किया गया है, दैट मीन्स कि अंदर की सीमाएं, अंदर का बॉर्डर, पूरे अंपायर के अंदर का भाग। तो सबसे पहले यहाँ पर नियंत्रण किया गया गैरिसन टाउन को स्टैब्लिश करने के लिए। ड्यूरिंग दिस कंपेरिजन फॉरेस्ट वर क्लियर्ड। और ये जो इंटरनल पार्ट था, इंटरनल फ्रंटियर थे, दैट मीन्स की जो अंदर का बॉर्डर था, उसे और बॉर्डर किया गया और बढ़ाया गया। कैसे?
अब और कैसे बढ़ाया गया, पहले जहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी कि पहले ओनली वही पार्ट था गैरिसन टाउन में, लेकिन अब आगे क्या किया गया, फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन गंगा यमुना दोआब। तो गंगा यमुना दोआब के आसपास जितने भी जंगल थे उन सभी को क्लियर कर दिया गया, साफ कर दिया गया। एंड हंटर गैदरर्स एंड पास्टोरलिस्ट एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट। और इसके अलावा और क्या किया गया, यहाँ पर जो हंटर गैदरर्स थे, यानी कि जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, जो चीज़ों को कलेक्ट करते थे, उनको यूज़ करते थे। एंड इसके अलावा जो पास्टोरलिस्ट थे, यानी कि दैट मीन्स की चरवाहे थे, जो पशुओं को पालते थे, चराते थे, इन सभी को एक्सपेल कर दिया गया, बाहर भेज दिया गया। दैट मीन्स कि जबरदस्ती इन्हें इनके एरिया से, इनके निवास से हटा दिया गया, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के अंपायर अपने एरिया को बढ़ाना चाहते थे। एंड उस एरिया में जितने भी उन्हें हंटर गैदरर्स मिले, जितने भी पेस्टोरिस्ट मिले, उन सभी को यहाँ से हटा दिया गया। अब नेक्स्ट आगे क्या किया है, दीज लैंड्स, ये जो जमीनें, मतलब जहाँ पर जंगल साफ किए गए, इन लोगों को भगा दिया गया यहाँ से। अब उस जमीन पर क्या किया फिर, दिस लैंड्स वर गिवन टू पीजेंट एंड एग्रीकल्चर वाज एनकरेज्ड। अब ये जो जमीनें साफ की गई थी जंगलों को काट करके, ये किसानों को दे दी गई। एंड एग्रीकल्चर को एनकरेज किया गया, बढ़ावा दिया गया। दैट मीन्स कि किसानों को जमीनें देने के बाद उन्हें ये कहा गया कि आपको अब इस एरिया में खेती भी करनी है साथ साथ। न्यू फोर्ट्रेस, गैरिसन टाउन एंड टाउन वर एस्टैब्लिश। अब यहाँ पर खेती तो की गई, आसपास के एरिया में नए किले भी बनाए गए। न्यू फोर्ट्रेस, नए किले बनाए गए। गैरिसन टाउन एंड टाउन वर एस्टैब्लिश, और गैरिसन टाउन को मतलब बनाया गया यहाँ पर। और गैरिसन टाउन के अलावा और भी कई टाउन बनाए गए। और अब यहाँ से टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड टू प्रमोट रीजनल ट्रेड। अब यहाँ पर गैरिसन टाउन और नए टाउन इसलिए बनाए गए हैं ताकि ट्रेड रूट को प्रोटेक्ट किया जाए, यानी कि जिन रास्तों से ट्रेड किया जाता है उन्हें भी प्रोटेक्शन दी जा सके। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि गैरिसन, दिल्ली सल्तनत के थ्रू जितनी भी चीजें बाहर एक्सपोर्ट की जाती थी, बाहर भेजी जाती थी, बहुत बार उस पर अटैक करके सामान लूट लेते थे। रास्ते में बहुत सारे इन्वेडर होते थे, वो लोग क्या करते थे, सामान को लूट लेते थे। तो इसलिए जो ट्रेड रूट थे उन्हें भी प्रोटेक्शन दी गई। एंड इसके अलावा रीजनल ट्रेड को, यानी कि ये अपने धर्म को भी एक व्यापार के थ्रू फैलाते थे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। तो इन सभी के लिए यहाँ पर रूट्स को प्रोटेक्ट किया गया। चलिए अब देखते हैं सेकंड, और क्या किया गया है गैरिसन टाउन को स्टैब्लिश करने के लिए। द सेकेंड एक्सपेंशन अक्यूर्ड अलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटियर। तो अभी तक तो इन्होंने इंटरनल फ्रंटियर पे ध्यान दिया था, यानी कि अंदर की सीमाओं को बॉर्डर किया, बढ़ाया उसे। लेकिन अब अगला क्या किया है इन्होंने, सेकेंड एक्सपेंशन एक्सटर्नल फ्रंटियर, यानी कि अपने इलाके के बाहर की सीमाओं को भी अब इन्होंने अपने अंडर करना शुरू किया। अब यहाँ पर क्या क्या किया इन्होंने, military expedition into southern India started during the reign of अलाउद्दीन खिलजी। अब यहाँ पर इन्होंने मिलिट्री एक्सपीडिशन, दैट मीन्स की मिलिट्री सेना को बढ़ावा देना शुरू किया। और ये कहाँ से शुरू किया, साउथर्न इंडिया से। और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, तो अलाउद्दीन खिलजी जिस समय शासन कर रहे थे, अलाउद्दीन खिलजी के शासन के समय इन्होंने मिलिट्री एक्सपेडिशन किया, मिलिट्री फोर्स को बढ़ावा दिया, बहुत सारे इन्होंने सोल्जर्स तैयार किए। And culminated with Muhammad Tughlaq in their campaign. Sultanate armies captured elephant, horses and slaves and carried away precious metal. अब इसके अलावा और क्या होता था, जिस समय मोहम्मद तुगलक का शासनकाल आया, जो मैंने अभी आपको बताया है फिलहाल कि पूरी दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा जो पावरफुल है वो है मोहम्मद तुगलक। तो मोहम्मद तुगलक के अभियान के समय क्या हुआ था, जो सल्तनत की जो आर्मी थी, ये हाथियों पे चढ़ करके, हाथी, घोड़े एंड इसके अलावा स्लैब्स भी रखते थे, ये लोग गुलाम भी रखते थे। और ये सारी चीजें जो है, ये हाथियों का भी व्यापार करते थे, हाथी पर बैठ के लड़ने भी जाते थे, घोड़ों का भी व्यापार करते थे। एंड स्लैब्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया ही था कि ये लोग गुलाम रखते थे, गुलामों को भी खरीदते थे और बेचते थे। एंड इसके अलावा प्रीसियस मीटल, इन्होंने प्रीसियस मीटल भी बनाना, मतलब इकट्ठा करना शुरू किया और उसे भी बेचना शुरू किया।
तो आपको ये दोनों अभियान समझ आए? इन्होंने क्या किया था दिल्ली सल्तनत को, गैरिसन टाउन को ज्यादा एस्टैब्लिश करने के लिए? यस मैम। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पहले तो क्या किया था, जो इंटरनल फ्रंटियर थे यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले इसे बढ़ाना शुरू किया। इसके लिए इन्होंने बहुत सारी जमीनों को साफ किया एंड हंटर गैदरर्स को एंड पैस्टोरलिस्ट को यहाँ से भगा दिया और यहाँ पर खेती शुरू करवाई एंड उसके बाद न्यू फोर्ट्रेस, नए किले बनवाए, गैरिसन टाउन एस्टैब्लिश करवाया। एंड सेकंड अब इन्होंने क्या किया था, सेकंड हुआ था अलाउद्दीन खलजी के टाइम पे, यहाँ पर मिलिट्री एक्सपेडिशन शुरू हुआ, यानी कि सेना का रखरखाव शुरू कर दिया अब यहाँ पर। और फिर मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे उसके अभियान के समय यहाँ पर क्या हुआ, जो आर्मीज थी वो हाथियों पर चढ़ करके जो लड़ाई करने जाते थे, घोड़ों पर गुलाम भी होते थे इनके साथ, और साथ ही साथ ये चीजें दूसरे एरिया में एक्सपोर्ट भी करते थे। और इसके अलावा आपको पता है ये जब भी अभियान करते थे, जहां भी जाते थे, ये लूटपाट मचाते हुए भी चलते थे। कभी भी किसी एरिया पे अटैक करते थे तो उनके एरिया का सारा सामान लूट लेते थे। चलिए तो बेटा आपको सभी को समझ आया ना इतना अब? यस मैम। यस मैम। चलिए अब आगे देखते हैं। बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक रीजन, यानी कि जिस समय मोहम्मद तुगलक के रीजन का, उसके अंपायर का एंड हो गया, 150 years after somewhat humble beginning। अब फिर क्या हुआ, जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक के रीजन का अंत हुआ, उसके 150 साल बाद, 150 years later somewhat humble beginning, अब यहाँ पर कुछ क्या शुरू हो गया फिर, the armies of the Delhi Sultanate had marched across the large part of subcontinent। They had defeated rival armies and seized cities। अब ये जो आर्मीज थी दिल्ली सल्तनत की, ये लोग दिल्ली सल्तनत की जो आर्मीज थी मार्च अक्रॉस द लार्ज पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट, बहुत सब कंटिनेंट के बहुत बड़े से पार्ट को, बहुत बड़े पार्ट को छोड़ करके चले गए। अब ये लोग हरा दिए गए थे। इन्हें किसने हरा दिया था? दे हैड डिफीटेड रिवल आर्मीज एंड सीज सिटीज। अब सबसे पहले तो इनकी जो सेना थी, ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने प्रशासन को बहुत ज्यादा बढ़ाया था, बहुत सारे एरिया को अपने अंडर किया। लेकिन जिस समय मोहम्मद तुगलक का अंपायर खत्म हो गया तो उसके 150 इयर्स बाद क्या हो गया, सब चीजें खत्म हो गई, यानी कि दिल्ली सल्तनत जो है वो अब किसी और के हाथ में चला जाता है। चलिए बेटा, तो पहले आपसे इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके? यस मैम। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है गौरव। यस गौरव, नाउ यू टेल बेटा। Mongol come from which state, which country? Who was the Mongol invader and where did they came from? Yes Gaurav? Who were Mongol invader? बेटा आवाज जा रही है सभी को प्रॉपर? आवाज बज कर कट के आ रही है। प्रॉपर नहीं जा रही आवाज? नो मैम। यस गौरव, आपको बताना है वेयर डिड मंगोल कैम फ्रॉम, मंगोल कहां से आए थे? यस। बेटा आवाज जा रही है आप सभी को? यस अभिषेक, यू टेल बेटा। Mongol was come from the Afghanistan country। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्राची बताएंगी। यस प्राची, नाउ यू टेल हु वाज द पावरफुल किंग रिलेटेड फ्रॉम दिल्ली सल्तनत?
क्लियर आवाज नहीं आ रही है। Yes, Prachi. Who was the मैम most क्लियर आवाज नहीं आई। who was the most powerful king related from Delhi Sultanate? Yes, बेटा आवाज जा रही है? Yes, Gaurav. No, now you tell बेटा. मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुस्कान बताएंगे अब। यस मुस्कान, डिफाइन हिंटरलैंड। Ma'am, hinterland is a land adjacent in a city or port that supply it with goods and services. वेरी गुड। तो हिंटरलैंड क्या था? ये एक इंटरनल फेज था जो कि सिटी से जुड़ा हुआ था एंड यहाँ से गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड की जाती थी। चलिए अब अभिषेक बताएंगे नेक्स्ट। यस अभिषेक, आपको बताना है। मैम आवाज बज बज कर आ रही है। बेटा अभी मैंने क्वेश्चन ही नहीं पूछा आपसे। आवाज जा रही है आप सभी को? नेटवर्क प्रॉब्लम है। यस बेटा आवाज जा रही है अब? मैम अभी भी नहीं आ रही है। मैं कट के आ रही है आवाज। चेक करती हूँ मैं। तो आगे ये देखिए, मैं यस हम लोग ने तो मैंने आपको क्या बताया था अभी, बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक रीजन, यानी कि जब मोहम्मद तुगलक के अंपायर रीजन का एंड हो जाता है, तो 150 years आफ्टर समवॉट हम्बल बिगनिंग द आर्मीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत हैड मार्च्ड अक्रॉस द लार्ज पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। तो अब मोहम्मद तुगलक के रीजन के एंड होने के बाद उसके 150 years लेटर, अब आपको पता है ये यहाँ पर मोहम्मद तुगलक जो है ये एक लास्ट इस अंपायर का एक लास्ट पॉपुलर किंग है और इसके टाइम पे दिल्ली सल्तनत जो है बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा था। और इसके कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो इनकी सेनाएं थी ये इंडिपेंडेंट हो जाती हैं और ये सेनाएं इंडिपेंडेंट होने के बाद द आर्मीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत हैड मार्च अक्रॉस ए लार्ज पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। अब जो इनकी आर्मीज थी यानी कि मोहम्मद तुगलक जो है अब वो नहीं है, यहाँ इनकी नहीं है, ये जो सेनाएं हैं ये इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं और आर्मी ये जो दिल्ली सल्तनत की आर्मीज है ये पूरे सबकॉन्टिनेंट के बहुत बड़े पार्ट पे क्या करती हैं, मार्च करती हैं और उसे जीत भी लेती हैं। They had defeated real armies और फिर ये जो आर्मीज थी इनने बहुत सारे एरिया को हराया और उन्हें एंड सीड सिटीज और बहुत सारे शहरों पर भी अटैक किया। The Sultanate collected taxes from the peasantry and dispensed justice in its realm. अब ये जो सल्तनत है ये लोग टैक्स भी कलेक्ट करते थे। किस किस से टैक्स कलेक्ट किया जाता था? जैसे हमने चोल अंपायर में पढ़ा था, अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग टैक्स लिए जाते थे, लेकिन दिल्ली सल्तनत में टैक्स प्रोसेस डिफरेंट है, चोल अंपायर की तरह नहीं है। यहाँ पर टैक्सेस किस लिए लिए जाते थे? एक तो पीजेंट से जो किसान होते थे एंड डिस्पेंडेड जस्टिस इन इट्स रियाम, एंड इसके अलावा जस्टिस के लिए मतलब जिसको भी सही जस्टिस चाहिए होती थी, जब उसे सही न्याय मिल जाता था तो वो भी टैक्स पे करता था। बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वाज इट कंट्रोल ओवर सच अ वास्ट टेरिटरी? लेकिन अब हमें ये पढ़ना है कि कैसे कंप्लीट होता है ये, कैसे इतना इफेक्टिव है, कैसे इतना प्रभावशाली है। जो उनका कंट्रोल था, जो उनका नियंत्रण था पूरे टेरिटरी पे, पूरे समाज पे, तो इस पूरे अंपायर पे जो उनका कंट्रोल था वो कैसे इतना प्रभावशाली था और किसके टाइम पे था। तो अभी देखिए हमें इस मैप में दिया है अलाउद्दीन खलजी का अभियान, यानी कि उसने पूरे इंडिया में कहां कहां पर अटैक किया था, कौन कौन से एरिया उसके अंडर थे। तो ये देखिए जो आपको ये
आपको दिया कंपैरिजन, दैट मीन्स कि इसके अभियान है, उसने इतनी इतनी जगहों पर लड़ाई करी, और आपको साथ ही में इसके ईयर्स भी दिए हैं। यानी कि ये देखिए, ये दिल्ली से वारंगल 13 से 13 में इसने यहाँ पर अभियान किया और उसे जीत भी लिया। नेक्स्ट अब आपको यहाँ गुजरात अभियान के बारे में बताया है, चित्तौड़ के बारे में बताया है, रणथंभौर, तो ये सारी इसने इतनी सारी जीतें हासिल की थी। चलिए, तो अब एक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि कौन कौन से किंग्स थे जिन्होंने कुतुब मीनार को रेडी करवाया था और किन किन लोगों का हाथ है कुतुब मीनार को कंस्ट्रक्ट कराने में। तो अब ये देखिए, हमें ये पढ़ना है, ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पे बनवाया गया है कुवत अल इस्लाम मॉस्क। तो कुवत अल इस्लाम मस्जिद है एंड मीनार built during the last decade of the 12th century। तो ये 12th century के लास्ट डेकेड में, यानी कि हो सकता है ये कब बनाई गई हो, 12th century के लास्ट में, यानी कि 1190 के करीब। दिस वाज द कॉन्ग्रेशनल मॉस्क ऑफ द फर्स्ट सिटी बिल्ड बाय द दिल्ली सुल्तान। तो ये सबसे पहला ऐसा मॉस्क है, सबसे पहली ऐसी मॉस्क है जो दिल्ली सल्तनत के थ्रू बनाई गई है and described in the chronicles as दिल्ली एक खुना द ओल्ड सिटी। तो दिल्ली एक खुना यानी कि इसको ओल्ड सिटी कंपेयर किया जाता है, यानी कि आज के टाइम पे ये अभी भी सिचुएटेड है लेकिन पुरानी दिल्ली में। तो इसे ओल्ड सिटी के नाम से जाना जाता था। दिल्ली सल्तनत के टाइम पे यहाँ पर बहुत सारी मस्जिदें बनवाई गई थी, और इसका इनको मतलब जो क्रॉनिकल है, जो हिस्ट्री है, जो इतिहास मिला है हमें रिटन फॉर्म, उसमें इसे क्या बताया गया है कि ये ओल्ड सिटी में बनाया गया है। तो जिसने भी इसे लिखा है, दैट मीन्स कि जिस क्रॉनिकल के थ्रू, जिस इतिहास के वृत्तांत के थ्रू, जिस बुक के थ्रू हमें इन मस्जिद के बारे में पता लगता है, उसमें इन्हें ओल्ड सिटी में कंसिडर किया गया है। तो ये ओल्ड सिटी में है। द मॉस्क वाज enlarged by Iltutmish and Alauddin Khalji. The minar was built by two sultans, Kutubuddin Aibak and Iltutmish। तो अब ये जो मीनार दिख रही है आपको, ये वाली मीनार, इसे किस किस ने बनाया है? दो सुल्तानों ने मिलकर बनाया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने एंड इल्तुतमिश ने। और इसके बाद अभी केवल इसमें 3 ही मीनारें बनाई गई थी। बाद में एक मीनार ये किसी और रूलर ने बनवाई है, और इन पूरी मीनारों को कंप्लीट करने के बाद एक बार क्या हुआ था, लैंडस्लाइड हुआ था, जब इस मीनार का ऊपरी हिस्सा जो है वो कोलैप्स हो गया था। तब इस मीनार का ऊपरी हिस्सा ये किसी और रूलर के थ्रू फिर से कंस्ट्रक्ट कराया जाता है। तो दैट मीन्स कि इसमें 5 रूलर इंक्लूड होते हैं इस पूरे को बनवाने में। तो अभी आपको यहाँ केवल 2 ही के बारे में बताया है, कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश। ओके, यस मैम। तो बेटा ये देखिए, इसका कुतुब मीनार नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है। स्टार्टिंग इन्होंने ही की थी, तो इनका नाम कुतुब था, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया है कुतुब मीनार। ओके, यस मैम। तो ये जो मस्जिद है, ये देखिए आज से कितने टाइम पहले बनाई गई थी, लेकिन अगर हम इसे देखने जाए ना, ये आज भी बनी हुई है, यानी कि बहुत ही मजबूत है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ये बिल्डिंग। तो इसे बनाने में फिलहाल ये तो पता नहीं क्या क्या मटेरियल यूज किए गए थे, मीनार के बारे में सर्च करने पे पता लग जाएगा क्या क्या मटेरियल यूज किए गए थे इसमें। लेकिन ये 12th सेंचुरी में बनाया गया था, तो आज कितना टाइम बीत चुका है इसे, लेकिन फिर भी ये मीनार बनी हुई है। अब आगे एक और देखिए, और एक और मस्जिद के बारे में बताया आपको। बेटा ये मॉस्क के बारे में तो जानते हैं ना आप सभी, मॉस्क किसे कहते हैं? यस बेटा, आवाज जा रही है सभी को? यस मैम। तो आपको यहाँ मस्जिद के बारे में बताया है, मस्जिद का मतलब पूरी डेफिनेशन दी आपको मस्जिद के बारे में। इसका मस्जिद नाम मुस्लिम लैंग्वेज में क्यों रखा गया होगा, इसकी पूरी मीनिंग क्या है? तो मस्जिद क्या है? आवाज कट रही है।
चलिए, तो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था ऊपर वाले टॉपिक में कुवत अल इस्लाम मॉस्क एंड मीनार। यहाँ पर ये जो मॉस्क एंड मीनार बनवाया गया है, इन दोनों के बारे में डिस्कस किया है हमने। और साथ ही में ये भी पढ़ा कि इन मीनार की स्टार्टिंग किन दो रूलर्स ने करवाई थी। तो अब हमें पढ़ना है मस्जिद के बारे में, यानी कि जो मस्जिद वर्ड है, ये मस्जिद ही क्यों सेलेक्ट किया गया है, इसका और कोई नाम क्यों दिया गया, मस्जिद की मीनिंग क्या है, पूरी इसके बारे में आपको पूरा डिटेल दिया है यहाँ पे। और ये मस्जिद नाम दिल्ली सल्तनत के टाइम से ही स्टार्ट हुआ था, जो आज के टाइम आज भी इसको मस्जिद ही, मॉस्क ही पुकारा जाता है। तो मस्जिद के बारे में पढ़ते हैं एक बार। ए मॉस्क इज कॉल्ड अ मस्जिद इन अरेबिक। तो ये एक अरब भाषा का वर्ड है। अरेबिक भाषा में मस्जिद कहा जाता है, जिसकी मीनिंग क्या है, लिटरली अ प्लेस वेयर अ मुस्लिम पोस्टुरेट्स इन रिवरेंस टू अल्लाह। अब ये एक ऐसी जगह है जहां पर जो मुस्लिम दरगाही हैं, मतलब जो मुस्लिम बंदे हैं, कहते हैं जो पुजारी हैं, वो रेवरेंस करते हैं अल्लाह से कुछ मांगते हैं। इन अ कॉन्ग्रेशनल मॉस्क मस्जिद जामी और जामा मस्जिद। अब एक कॉन्ग्रेशनल मॉस्क है, यानी कि एक ऐसी मस्जिद जिसे इबादत के लिए, मेनली इबादत के लिए बनाया गया था, और ये एक कल्चरल मॉस्क था, और जिसका नाम है जामा मस्जिद। ये भी दिल्ली सल्तनत के टाइम पे बनाया गया है, एंड ये भी दिल्ली में ही सिचुएटेड है आज के टाइम पे। तो जामा मस्जिद, जिसे मस्जिद ए जामी कहा जाता है। और आपको पता है इसका नाम जामा मस्जिद क्यों रखा गया है, इसके पीछे की भी स्टोरी दी है। मुस्लिम रीड देयर प्रेयर्स नमाज टुगेदर। यहाँ पर सभी मुस्लिम जो हैं वो एक साथ मिलकर के नमाज पढ़ी थी उन्होंने। Members of the congregation choose the most respected learned male as their leader, imam for the rituals to prayer। तो यहाँ पर इन मतलब जितने भी मुस्लिम दरगाही थे जो नमाज पढ़ने वाले थे, उन सभी ने एक साथ बैठ करके नमाज पढ़ी थी। एंड यहाँ पर जो मेन थे जिन्हें इमाम कहा जाता है, तो इमाम कौन होते हैं, लर्न मेल एज देयर लीडर, जिसे ये लीडर के रूप में चुनते हैं, यानी कि जो इन्हें पूरे इबादत करना सिखाता है, पढ़ना सिखाता है कि कैसे कैसे अल्लाह की पूजा करनी है, उसकी इबादत कैसे करनी है। तो उस हेड को क्या कहा जाता है, इमाम। जैसे हमारे यहाँ टेम्पल्स में पुजारी होते हैं, प्राइस्ट होते हैं, वैसे ही यहाँ पर कौन होते हैं, इमाम। He also delivers the sermon खुतबा ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर। और इसके अलावा फ्राइडे जो प्रेयर होती है, यानी कि जो फ्राइडे प्रेयर होती है मॉस्क में, वो स्पेशल होती है, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं ही आल्सो डिलीवर द सर्मन ड्यूरिंग द, यहाँ पर डायरेक्टली ये पूरी चीजें किसको दी जाती है, खुतबा, यानी कि एक माना जाता है फ्राइडे के दिन की जो खुतबा होते हैं, यानी कि जो अल्लाह का एक असिस्टेंट होता है, पर्सनल असिस्टेंट, वो आता है और सारी विशेष को जाकर के अल्लाह को बताता है, जिससे वो सारी विशेष पूरी हो जाती हैं। अब मस्जिद के बारे में सभी बता लेंगे ना कि मस्जिद वर्ड, मस्जिद नाम क्यों रखा गया है इसका। बहुत प्रॉब्लम। यस बेटा, आवाज जा रही है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो अभी फिलहाल आज इतना ही टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बाकी हम। तो अभी मस्जिद वाला टॉपिक पढ़ा है हमने। अब प्रेयर के टाइम पे क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का इन इंडिया, दिस इज टू द वेस्ट, दिस इज कॉल्ड द किबला। अब हम सभी ने मक्का के बारे में तो सुना ही है, मक्का मदीना जो कि मुस्लिम का फेमस एक ऐसा स्पॉट है, एक Yes, ऐसा ma'am. है जहां पर सभी मुस्लिम अल्लाह से प्रे करने जाते हैं। सुना है ना आप सभी ने मक्का के बारे में। इन इंडिया दिस इज टू द वेस्ट, तो ये भारत से पश्चिम में है और इसे किबला भी कहा जाता है।
यानी कि मक्का को दूसरे एक और नाम से बुलाया जाता है किबला। तो बेटा आज जितना पढ़ा है फिलहाल, आज नेटवर्क प्रॉब्लम भी ज्यादा है, तो आज जितना पढ़ा है सभी को समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो आज Yes, ma'am. आप सभी को अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन सेंड करूंगी, आपको उसका आंसर लिख के सबमिट करना है। ओके? Yes, ma'am. फिर नेक्स्ट क्लास में अब हम सभी लोगों को पढ़ना है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अगर अंडर द खलजी एंड तुगलक। तो लास्ट क्लास में हम सभी को ये पढ़ना है, फिलहाल हम ये तो पढ़ ही चुके हैं कि तुगलक अंपायर ज्यादा पॉपुलर था, लेकिन खलजी अंपायर में और तुगलक अंपायर में क्या क्या डिफरेंट था, और ऐसी कौन सी टेक्निक थी जो खलजीज फॉलो करते थे एंड तुगलक फॉलो करते थे। तो तुगलकों की मतलब जो उनकी टेक्निक थी वो कैसे ज्यादा बेस्ट थी, तो ये अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में। ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए बेटा, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, अब बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, यस मैम। किसी को कोई Yes, डाउट ma'am. है, कोई क्वेश्चन है? No, ma'am. No, ma'am. ओके बेटा, गुड बाय एवरीवन। Bye, ma'am. Ma'am, goodbye. Goodbye. मैम गुड बाय।